हेलो बच्चों। बच्चों कैसे हो आप सब? होप सो बहुत बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में अपना कार्बोहाइड्रेट्स ख़त्म कर दिया था, है ना। बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स के 4 लेक्चर हो चुके थे और हमने कार्बोहाइड्रेट्स 4th लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था। अब हम 5th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और 5th लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोटीन्स के बारे में, ठीक है नहीं। तो शुरू करें। शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है आकाश राणा और अब हम शुरू करेंगे अपना 5th लेक्चर, ठीक है। आपसे जैसे वादा किया था कि धीरे धीरे करके चलते रहेंगे और सारा का सारा हम आपका कंप्लीट कराएंगे धीरे धीरे करके, ठीक है नहीं। तो बच्चों 5th लेक्चर है हमारा प्रोटीन। तो आपको बच्चों पता ही है हमारे पास बेसिकली कई सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं, हमारी लाइफ से जुड़े हुए हैं जो बायोमोलिक्यूल्स होती है हमारी लाइफ में, ठीक है नहीं। तो उनमें से एक बायोमोलिक्यूल है प्रोटीन। तो शुरू करेंगे प्रोटीन के बारे में। तो बेसिकली प्रोटीन है क्या? प्रोटीन हमारा मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल है हमारी लाइफ सरवाइव करने के लिए। मतलब सबसे ज़्यादा जो हमारी ग्रोथ में जो बायोमोलिक्यूल हेल्प करता है मेंटेन करने में, वो क्या है? वो हमारा प्रोटीन है, ठीक है नहीं। तो इट इज़ द मोस्ट एबंडेंट बोल लीजिए, नेसेसरी बोल लीजिए, एक ही बात है। मोस्ट नेसेसरी बायोमोलिक्यूल, ये सबसे नेसेसरी बायोमोलिक्यूल है which helps in maintenance of our growth, which helps in maintenance of our growth, ठीक है नहीं। हमारी ग्रोथ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बायोमोलिक्यूल होगा वो सबसे ज़्यादा क्या होता है कि ग्रोथ को डेवलप करने में, हमारे मसल्स बिल्डअप करने में, है ना। जिम वाले बच्चे होंगे वो तो बहुत बड़े तरीके से जानते हो प्रोटीन कितना बड़ा यूज़फुल एक बायोमोलिक्यूल है ना बच्चों। तो हमारे पास चीफ सोर्सेज क्या है प्रोटीन्स के? तो चीफ सोर्सेज हमारे पास होंगे, मीट हो जाएंगे, पल्सेस हो जाएंगे, है ना, फिश हो गया, है ना, एग हो गया, और हमारे पास कई सारी दालें हो गई। ये सारे के सारे हमारे पास चीफ सोर्सेज है प्रोटीन्स के, है ना। तो चीफ सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स आर फिश, मीट, एग, और कौन सा हो गया हमारे पास? एक पल्सेस हो गया, वीट हो गया। ये सारे के सारे चीफ सोर्सेज है प्रोटीन के, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद बच्चों प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। बच्चों वैसे तो प्रोटीन हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है, ठीक है। प्रोटीन जो मिलके बना हुआ है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है, और वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है उसका नाम है अल्फा अमीनो एसिड। उसे बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड। मतलब आपका एक मॉलिक्यूल रिपीट करता है इन्फानाइटली रिपीट करने के बाद एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, और उस मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? हम प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है नहीं। मतलब छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। जो छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स होते हैं उसे तो बोलते हैं मोनोमर, और जो बड़ा मॉलिक्यूल्स बनता है उसे बोलते हैं पॉलीमर, ठीक है नहीं। तो पॉलीमर है प्रोटीन, और किस मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है? ये मिलके बना हुआ है बच्चों हमारे पास अल्फा अमीनो एसिड से, ठीक है नहीं। तो प्रोटीन इज द बायोमोलिक्यूल, प्रोटीन हमारा एक बायोमोलिक्यूल है विच इज फॉर्म्ड बाय द मोनोमरिक मॉलिक्यूल। कौन सा मोनोमरिक मॉलिक्यूल है? अल्फा एमिनो एसिड। अल्फा एमिनो एसिड हमारा एक मोनोमेरिक मॉलिक्यूल है जिसकी हेल्प से हमारे पास प्रोटीन बनता है। बताओ बच्चों। अच्छा, अल्फा एमिनो एसिड, अब बेसिकली एमिनो एसिड है क्या? एमिनो एसिड्स बच्चों हमारे पास बहुत सारे तरह के होते हैं, जैसे अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, डेल्टा हो गया, बहुत सारी तरीके के होते हैं। लेकिन प्रोटीन के लिए हमें अल्फा एमिनो एसिड ही चाहिए होता है ना। अब अमीनो एसिड्स क्या होता है बच्चों? देखो जरा ध्यान दो। अमीनो एसिड्स होगा हमारे पास, जैसे ध्यान देंगे जरा, हमारे पास कार्बन है, कार्बन के पास एक तो ग्रुप होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक अमीनो ग्रुप है ना। एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, एक अमीनो ग्रुप होगा, और इसके साथ कोई भी ग्रुप अटैच होगा ऊपर की तरफ, ठीक है नहीं। कोई भी, हमने उसे आर मान लिया, अब कोई भी ग्रुप हो सकता है, इट कैन बी एनी ग्रुप। तो इस तरीके का अगर कोई ग्रुप दिख जाए आपको जिसके पास कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हो, और अमीनो ग्रुप भी हो, अमीन का मतलब अमाइन NH2, दोनों ग्रुप अवेलेबल हो, अगर दोनों ग्रुप अवेलेबल होंगे तो इन्हें बोलेंगे अल्फा एमिनो एसिड। ये हमारा अल्फा एमिनो एसिड कहलाएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, ठीक है ना। अच्छा, ये जो R है,
आर रिप्रेजेंट करता है कोई भी ग्रुप, वेयर आर स्टैंड फॉर एनी ग्रुप, ये कोई भी ग्रुप को स्टैंड करता है, मतलब कोई भी ग्रुप हो सकता है, इट कैन बी एनी ग्रुप। आर हमारा कोई भी ग्रुप हो सकता है। आर बदल देगा, अल्फा एमिनो एसिड का नाम बदल जाएगा, आर बदलता रहेगा, अल्फा एमिनो एसिड का नाम बदलता रहेगा। ठीक है ना, क्लियर है। देखो सबसे ज्यादा नेसेसरी बायोमोलिक्यूल है जो हमारी ग्रोथ को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसके अंदर एक, अच्छा हम ये भी बोल सकते हैं, जैसे हमने ये स्टेटमेंट लिखी है ना, प्रोटीन इज द बायोमोलिक्यूल विच इज फॉर्म्ड बाय द मोनोमेरिक मॉलिक्यूल अल्फा एमिनो एसिड। अल्फा एमिनो एसिड बार बार रिपीट करेगा और रिपीट करने पर जो पॉलीमर बनेगा उस पॉलीमर का नाम है प्रोटीन। हम ये भी बोल सकते हैं प्रोटीन की हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, प्रोटीन की हाइड्रोलाइसिस कराई और हाइड्रोलाइसिस करने पर हमारे पास, देखो जरा ध्यान दो, प्रोटीन की हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, प्रोटीन की हाइड्रोलाइसिस कराए H2O H पॉजिटिव की मौजूदगी में, आपके पास n नंबर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल फॉर्म हो गए। ठीक है नहीं, अल्फा एमिनो एसिड से मॉलिक्यूल मिलेंगे इसके अंदर, और कोई मॉलिक्यूल नहीं बनने का इसके अंदर। ठीक है नहीं, इसके अंदर प्रोटीन के अंदर अल्फा एमिनो एसिड ही मिलेगा। अल्फा एमिनो एसिड कैसा होता है, ऐसा होता है, उसकी शक्ल देखो जरा, चेक करो। अब इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि आपको अल्फा एमिनो एसिड के बारे में पता लग जाए। ठीक है नहीं, एग्जांपल्स देखेंगे जरा इसके अल्फा एमिनो एसिड्स के, ये साथ साथ उतारते रहेंगे जैसे कि हम पहले भी आपके सामने रख चुके हैं बात, है ना। नोट्स प्रॉपर बनाते रहिएगा और नोट्स बनाओगे कोई इशू नहीं आएगा, सारा कंप्लीट चलेगा हमारा। ठीक है, चलिए आगे देखें। चलिए देखिए हमारे पास अब अल्फा एमिनो एसिड्स है क्या है, देखो जरा ध्यान दो। मैंने क्या किया, मैंने आर की जगह कोई भी ग्रुप ले लिया, आर हमारा ये कोई ग्रुप है, ठीक है, और आर बदलेगा, मतलब आर की जगह कोई भी ग्रुप आएगा तो एक नया अल्फा एमिनो एसिड बन जाएगा, नया अल्फा एमिनो एसिड। ठीक है, और वो जो नया अल्फा एमिनो एसिड होगा उसका कोई ना कोई नेम होगा और उसको एक पर्टिकुलर सिंबल से भी रिप्रेजेंट करेंगे हम। ठीक है, मान लीजिए सपोज कीजिए आर हमारा H हो गया, तो अल्फा एमिनो एसिड कैसा दिखेगा, देखो अल्फा एमिनो एसिड कुछ ऐसा हो जाएगा, CHNH2COOH, और आर की जगह क्या आ गया, H आ गया, इसका नाम होगा ग्लाइसिन। देखो ये बन गया NH2CH2COOH, ग्लाइसिन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी इसकी ग्लाय, इसे ग्लाय बोलेंगे। ठीक है, मान लीजिए अगर आर हो गया हमारा CH3, आर की जगह अगर CH3 आ जाए तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, NH2CH CH3COOH। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा हमारा एलानाइन, एलानाइन, और सिंबल हो जाएगा एला। ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए ये हो गया हमारा CH3 का होल ट्वाइस CH, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा NH2CH, और ये देखो CH3 का होल ट्वाइस COOH। ठीक है, इसका नाम होगा हमारे पास लाइसिन, लाइस से रिप्रेजेंट करेंगे LYS। ठीक है, मान लीजिए सपोज कीजिए R की जगह आ जाए हमारे पास CH2COOH, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, NH2CHCH2COOH, और ये भी COOH। इसका नाम होगा एस्पर्टिक एसिड, एस्पर्टिक एसिड। ठीक है नहीं, इसको एस्पर्टिक एसिड बोलेंगे और सिंपल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, एस्प। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। अच्छा एक और ले लेते हैं जिससे कि हमारे, देखो 5 ले रहा हूं मैं, गिनती के 5 ही काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, होते तो और भी बहुत सारे तरीके के हैं लेकिन हम 5 ही काउंट कर रहे हैं अपने। ठीक है, जिससे कि हमारा काम चल जाए, आगे भी एग्जाम्पल मेंशन करने होंगे तो इन्हीं 5 में से उठाएंगे हम एग्जाम्पल। देखो मैंने 5 एग्जाम्पल भी छांट के ले रखे हैं, मतलब मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं कि ये एग्जाम्पल कर लोगे तो आगे हम जो भी हम अल्फा एमिनो एसिड या प्रोटीन के बारे में बात करेंगे इन्हीं के एग्जाम्पल के बेसिस पे बात करेंगे आगे। ठीक है नहीं, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए लास्ट ले लिया मैंने CH2 होल 4, और ये आ जाएगा हमारे पास NH2, CH2 होल 4 NH2, तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो जरा ध्यान दो, CH NH2, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर, है ना, तो हम इससे एक काम करते हैं, इसे ऊपर वाला मिटाकर मेंशन कर देते हैं। ठीक है ना, देखो उतार लीजिए जरा, देखो जरा, ये R बदलता रहेगा, R बदला, देखो ये R की जगह आया, ये R की जगह H आया, R की जगह CH3 आया, R की जगह हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास आया CH3 का होल ट्वाइस। ठीक है नहीं, अच्छा ये R की जगह क्या आया हमारा, CH2COOH, ये R की जगह आ गया हमारे पास। ठीक है, तो
तो ये R की जगह डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप आते जा रहे हैं और R की जगह आएंगे तो ये हमारे पास एक नया अल्फा अमीनो एसिड बन जाएगा। बताओ बच्चों, क्लियर है? ठीक है नहीं? अच्छा, एक और चीज है, ये जो CH3 का होल्ड वाइस है, ठीक है, ये हमारा वेलाइन हो जाएगा, लाइसिन नहीं है, ये वेलाइन है, वेलाइन। ठीक है, इट इज कॉल्ड वेलाइन, इसे वेलाइन बोलेंगे। वेलाइन VAL से रिप्रेजेंट होगा, है ना, बाय मिस्टेक लिखा गया वो लाइसिन, वेलाइन। ठीक है, बताइए बच्चों, क्लियर है? ठीक है, बढ़े आगे, चलिए। अच्छा, हमारा अगर अल्फा एमिनो एसिड्स के बारे में अगर हम और कुछ और बात करें, कुछ क्लासिफिकेशन दें अल्फा एमिनो एसिड्स के बारे में, तो अल्फा एमिनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। देखो, थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक करते हैं इसके बारे में कि होते किस तरीके से हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनके अंदर क्या क्या चीज़ अवेलेबल होगी। ठीक है ना? तो जैसे हमारे पास पहला ग्रुप हो गया, देखो जरा ध्यान दो, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स। अल्फा एमिनो एसिड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट बच्चों, जैसे कि आपको दिख रहा है कि इसके अंदर NH2 ग्रुप भी है, इसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है ना? तो ना तो बच्चों ये हम ये बोल सकते हैं कि ये एसिड है, ना हम ये बोल सकते हैं ये बेस है, क्योंकि NH2 ग्रुप के बेसिस में हम क्या बोलते हैं, ये बेस है। ऐसा नहीं है, ना हम इन्हें एसिड बोलते हैं, ना ही हम इन्हें बेस बोलते हैं। ये बच्चों हमारे पास सॉल्ट कहलाएंगे। एसिड भी है, बेस भी है, दोनों ग्रुप अवेलेबल है, तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, सॉल्ट बोलेंगे। ठीक है नहीं? तो हम पहला पॉइंट ये लिख लेते हैं, दे आर नॉट एसिड नोर बेस। ना तो ये एसिड है ना ये बेस है, बट सिंपली कॉल्ड सॉल्ट्स। ये हमारे सॉल्ट कहलाएंगे, जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होगा। ठीक है नहीं? विच कंसिस्ट ऑफ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई हो जाए, विच कंसिस्ट ऑफ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है? दूसरा, ये हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे सारे के सारे, मतलब क्रिस्टल्स होंगे इनके। ठीक है? तो ये हो जाएगा दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे। ठीक है? तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारा। तीसरा पॉइंट देखेंगे, जरा ध्यान देंगे बच्चों, ये जो हमारे पास अल्फा एमिनो एसिड्स हैं, अल्फा एमिनो एसिड्स हमारे पास दोनों कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करते हैं, मतलब डी फॉर्म में भी होंगे और ये हमारे पास एल फॉर्म में भी होंगे। डी फॉर्म और एल फॉर्म क्या होता है मैं बताता हूं अभी। ठीक है नहीं? दे एग्जिस्ट इन बोथ डी एंड एल फॉर्म, ये दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, मैं अभी बता रहा हूं, डी और एल फॉर्म में। ठीक है? बट मोस्ट ऑफ द अल्फा एमिनो एसिड्स, बस मोस्ट ऑफ द अल्फा एमिनो एसिड्स आर एग्जिस्ट इन एल फॉर्म। अधिकतर जो होंगे ये एल फॉर्म में होंगे। अब बच्चों एल फॉर्म है क्या, ध्यान देंगे जरा, एल फॉर्म है क्या बच्चों? एल फॉर्म ये होगी अगर NH2 ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में होंगे, NH2 ग्रुप लेफ्ट में है और COH ग्रुप लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में, सॉरी। अगर NH2 ग्रुप लेफ्ट साइड में है और COH ग्रुप राइट साइड में है, तो ये हमारे पास एल फॉर्म कहलाएगा, ये एल फॉर्म होगा, इसे एल फॉर्म बोलेंगे। अगर आपको डी और एल फॉर्म में कोई कंफ्यूजन हो तो देख लो। एल फॉर्म हमारे पास जब कहलाते हैं, कैपिटल एल है बच्चों, ये डेक्स्ट्रो और लाइवो वाला नहीं है, ये फॉर्मेशन होती है, मतलब ये ग्रुप इसी साइड में होना चाहिए, ये ग्रुप आपका इसी तरीके से होना चाहिए। अगर इसी तरीके से ग्रुप्स हमारे पास अरेंज है तो हम इन्हें डी फॉर्म और एल फॉर्म में हम इन्हें क्लासिफाई कर देते हैं। अब देखो, अगर लेफ्ट हैंड साइड में NH2 होगा, राइट हैंड साइड में COH होगा, ठीक है, तो इसे एल फॉर्म बोलेंगे। अगर उल्टा कर दिया जाए तो डी फॉर्म में होंगे। वैसे तो एग्जिस्ट करते हैं बोथ डी एंड एल फॉर्म में, लेकिन मैक्सिमम जो होंगे, मोस्ट ऑफ देम आर प्रेजेंट इन एल फॉर्म, अधिकतर ये एल फॉर्म में होंगे। बताइए, क्लियर है? कुछ और पॉइंट्स भी डिस्कस करते हैं, इतना मेंशन कीजिए, जरा इरेज कर दें। फोर्थ पॉइंट पे आएंगे। आ रहा बच्चों समझ में? अच्छा लग रहा है? चलिए फोर्थ पॉइंट देखेंगे बच्चों। जब इन्हें हम एक्वस सॉल्यूशन के अंदर मिला देते हैं, जब हम इन्हें एक्वस सॉल्यूशन के अंदर मिला रहे हैं, ठीक है नहीं, इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है नहीं, दे एग्जिस्ट इन ज्विटर आयन फॉर्म, ये ज्विटर आयन फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ज्विटर आयन फॉर्म।
ये ज्विटर आयन फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। बच्चों अब ज्विटर आयन क्या होता है, ध्यान देंगे जरा। ज्विटर आयन क्या होता है, मान लो सपोज करो मैंने ग्लाइसिन ले लिया। देखो ग्लाइसिन क्या होता है हमारा, CH2NH2COOH। चेक करो, ये मैंने ग्लाइसिन का एग्जांपल लिया, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ग्लाइसिन। ठीक है, तो जब आप इसे एक्वा सॉल्यूशन में मिला दोगे, मतलब जब ये एक्वा सॉल्यूशन में चला जाएगा, मैं थोड़ा सा इधर करके लिख लेता हूं जिससे कि आपको पूरी इक्वेशन मेंशन कर दूं। NH2CH2COOH, ये ग्लाइसिन का एग्जांपल ले लिया मैंने। ठीक है, जब ये एक्वा सॉल्यूशन में चला जाएगा तो देखना जरा, ध्यान देना, इस N के पास लोन पेयर है, इस N के पास क्या है, लोन पेयर। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप H पॉजिटिव रिलीज कर देगा और NH2 के पास चला जाएगा, ये बन जाएगा NH3 पॉजिटिव CH2COO नेगेटिव। देखो एक ऐसा कंपाउंड बनेगा जिसके पास नेगेटिव चार्ज भी हो और पॉजिटिव चार्ज भी हो, है ना। इसे बोलेंगे डाईपोलर आयन। ये डाईपोलर आयन है, दो पोल हैं इसके पास, नेगेटिव पोल भी है पॉजिटिव पोल भी है। ये हमारे पास होगा डाईपोलर आयन। डाईपोलर आयन को क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन बोलते हैं। डाईपोलर आयन इज कॉल्ड ज्विटर आयन, इसे ज्विटर आयन बोलेंगे। देखो चेक करो, एक्वा सॉल्यूशन में कार्बोक्सिलिक H पॉजिटिव लूज कर देगा, अमीनो ग्रुप H पॉजिटिव कैप्चर कर लेगा और ये क्या बन जाएगा, डाईपोलर आयन बन जाएगा। डाईपोलर आयन को क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन बोलते हैं। बताओ बच्चों, आ रहा समझ में, ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, एक और पॉइंट इंक्लूड करेंगे बच्चों, ना ये हमारे पास सिर्फ एसिडिक नेचर शो कर रहे, ना ये सिर्फ बेसिक बिहेवियर शो कर रहे। देखो जो H पॉजिटिव लूज करता है ना, हम उसे क्या बोलते हैं, ये एसिड है, ऐसे ही बोलते हैं ना। एसिड की पहचान क्या होता है, जो H पॉजिटिव लूज करता है वो एसिड है, जो H पॉजिटिव गेन करता है वो बेस है ना। लेकिन ये देखो जरा, ये तो मॉलिक्यूल H पॉजिटिव लूज भी कर रहा, लूज करने के बाद क्या बन गया, हमारे पास कार्बोक्सिलेट बन गया। ठीक है नहीं, और देखो ये H पॉजिटिव कैप्चर भी कर रहा, कैप्चर करने के बाद क्या बन गया, NH3 पॉजिटिव एनिलीनियम आयन भी बन रहा। तो बच्चों ये हमारे पास एम्फोटेरिक बिहेवियर शो कर रहा है, मतलब एसिडिक बिहेवियर भी शो करेगा, बेसिक बिहेवियर भी शो करेगा, और दोनों बिहेवियर जो शो करता है उसे क्या बोलते हैं हम, एम्फोटेरिक बिहेवियर। ठीक है नहीं, तो यहां हो जाएगा हमारे पास, इट शोज बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। ये एसिडिक भी और बेसिक बिहेवियर भी शो करेगा, बेसिक बिहेवियर। therefore it is well known for its एम्फोटेरिक बिहेवियर है। ठीक है, ये एम्फोटेरिक बिहेवियर के बेसिस पे जाना जाता है। बताइए बच्चों, ठीक है, ज्विटर आयन वाला एग्जाम में आता है, लास्ट ईयर बोर्ड में था ज्विटर आयन। ठीक है नहीं, ज्विटर आयन आ जाता है, कभी भी आ जाता है बोर्ड में, टपक से टपक जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। ठीक है जी, चेक करिए, 5 पॉइंट मेंशन करिए, 3 वो 2 ये, बढ़िया है, आ रहा है समझ में। ये कैरेक्टरिस्टिक्स बताए मैंने। अब बात करेंगे बच्चों हम अल्फा एमिनो एसिड्स के बारे में। अल्फा एमिनो एसिड्स कितने तरीके के होते हैं, अगर फंक्शनल ग्रुप के बेसिस के ऊपर बात की जाए, है ना बच्चों। अगर फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप होंगे तो उनके बेसिस पे कितने तरीके के हमारे पास अल्फा एमिनो एसिड्स होंगे। तो अब आ जाएगी क्लासिफिकेशन। ठीक है, बढ़िया लग रहा। चलिए देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे बात करेंगे, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, देखो जरा ध्यान दो, पहला हो जाएगा हमारे पास एसिडिक अमीनो एसिड। ठीक है, एसिडिक अमीनो एसिड्स क्या है, जिनके पास नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा हो। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा होंगे कंपैरेटिवली टू अमीनो ग्रुप, वो एसिडिक अमीनो एसिड कहलाएंगे। ठीक है नहीं, तो अगर नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा है, शॉर्ट में लिख देता हूं, ये ज्यादा है, ग्रेटर, या ऐसे लिख देते हैं, इज ग्रेटर देन अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप से ज्यादा
कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है कंपाउंड के अंदर। जैसे मैंने अभी एस्पर्टिक एसिड बनाया था, एस्पर्टिक एसिड के अंदर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है, ठीक है नहीं। एस्पर्टिक एसिड इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हो जाएगा बेसिक एमिनो एसिड, बेसिक एमिनो एसिड, ठीक है। अगर देखो उसका उल्टा हो गया तो नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप ज्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप इज ग्रेटर देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अमीनो ग्रुप ज्यादा है इस बार कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, तो क्या हो जाएगा, ये बेसिक अमीनो एसिड कहलाएगा। क्लियर है ना। इसके बाद हो जाएगा बच्चों न्यूट्रल अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल कौन सा, अगर अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों बराबर नंबर में है, मतलब दोनों के इक्वल क्वांटिटी है, नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप। इसका थर्ड वाले का एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे ग्लाइसिन है, एलानाइन है, वेलाइन है, जो शुरू के 3 हमने एग्जांपल लिए थे वो इसी के, ग्लाइसिन, एलानाइन, वेलाइन, ये न्यूट्रल वाले के। मतलब जैसे कि कार्बोक्सिलिक और अमीनो ग्रुप एक एक क्वांटिटी में है, एक कार्बोक्सिलिक है एक अमीनो है, तो ये किस में आ जाएगा, न्यूट्रल अमीनो एसिड में आ जाएगा। बताइए, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा है एसिडिक, अमीनो ग्रुप ज़्यादा है बेसिक, और अगर दोनों इक्वल अमाउंट में है तो न्यूट्रल। क्लियर है, बढ़िया, आसान लग रहा है, मज़ा आ रहा। चलिए अब एक और क्लासिफिकेशन करेंगे, ज़रा ध्यान देंगे ज़रा। इस बार करेंगे क्लासिफिकेशन एमिनो एसिड्स की। एक दूसरे तरीके से क्लासिफिकेशन दूसरी क्लासिफिकेशन हो जाएगी हमारे पास अल्फा एमिनो एसिड्स की, या एमिनो एसिड्स बोलेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसिटी। किस तरीके से जरूरत पड़ रही है हमें एमिनो एसिड्स की। नेसेसिटी के बेसिस पे 2 तरीके के होंगे, एक होगा एसेंशियल एमिनो एसिड्स, और एक होंगे नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। दूसरा होगा नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स, ठीक है। एसेंशियल एमिनो एसिड्स कौन से होते हैं बच्चों, जो हमारी बॉडी के अंदर बन नहीं पाते, है ना, विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड। ध्यान से सुनेंगे बात, विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में नहीं बन पा रहे, लेकिन हमें उसे डाइट के थ्रू लेने पड़ेंगे, है ना, बट कैन बी टेकन थ्रू डाइट, डाइट के थ्रू लेंगे, कैन बी टेकन थ्रू डाइट, दे आर कॉल्ड एसेंशियल एमिनो एसिड्स। वो सारे के सारे एसेंशियल एमिनो एसिड्स कहलाएंगे। एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास लाइसिन, है ना, ल्यूसाइन, हिस्टेडाइन, ये सारे के सारे हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। और नॉन एसेंशियल्स जो हमारी बॉडी के अंदर खुद ही बन जाए, हमें एक्सटर्नल लेने की जरूरत ना पड़े, विच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर बन जाए, ठीक है। एग्जाम्पल कौन सा हो गया, ग्लाइसिन हो गया, है ना, वेलाइन हो गया, तो ये 2 एग्जाम्पल हैं, ये हमारे एग्जाम्पल, ग्लाइसिन हो गया, वेलाइन हो गया, ये हमारे पास नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। बताइए बच्चों, आ रहा है समझ में, अच्छा लग रहा है ना। तो बच्चों बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, मतलब ये समझ लीजिए आपके एकेडमिक्स के नहीं, बल्कि मैंने कंपटीशन के भी सारे के सारे इंक्लूड किए हैं। एग्जाम्पल्स मैंने आपको कंपटीशन के भी इंक्लूड किए हैं इसके अंदर। आपको इसको देखने के अलावा कुछ और देखने की या कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी मेरी गारंटी है आपको, ठीक है नहीं। मेंशन करिए जल्दी से, पॉज करिए वीडियो, मेंशन कीजिए जल्दी से,
ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, इसके बाद हो जाएगा बच्चों हमारे पास प्रोटीन कैसे बनता है। पहले तो आपको बॉन्डिंग बता दूं इनके बीच में कि अल्फा एमिनो एसिड्स कैसे लिंक करते हैं। तो बच्चों बेसिकली प्रोटीन बनता कैसे हम यहां पर आ जाते हैं, और उससे पहले हम अल्फा एमिनो एसिड को लिंक कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये ध्यान देंगे बच्चों, अल्फा एमिनो एसिड्स लिंक करते हैं एक दूसरे के साथ, और इनके बीच में एक बॉन्ड मौजूद होता है, उसे बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड को पेप्टाइड लिंकेज भी बोलते हैं। ठीक है नहीं, तो हम लिखेंगे अल्फा एमिनो एसिड्स, अल्फा एमिनो एसिड्स लिंक्ड विद ईच अदर, linked with each other, linked with each other through a linkage या through an amide linkage, amide linkage होती है ना, क्योंकि amide linkage known as, और इस amide linkage को बोलेंगे बच्चों हम पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज। इस पेप्टाइड लिंकेज को पेप्टाइड बॉन्ड भी बोल लेते हैं हम, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड भी बोला जाएगा ये। ठीक है, अब पेप्टाइड बॉन्ड होता कैसे है पहले ये देखेंगे, जरा ध्यान देंगे। बच्चों देखो जरा ध्यान देना। मान लीजिए हमारे पास, सपोज करो ये हम मान लीजिए दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने ले लिया ग्लाइसिन, ले लिया ग्लाइसिन होता है CH2 NH2 COOH, और दूसरा एग्जाम्पल ले लिया मैंने एलानाइन, ले लिया एनानाइन हो गया NH2 CH CH3 COOH, ये ग्लाइसिन हो गया। ठीक है, और ये हो गया एलानाइन। चेक करेंगे तो देखो जरा ध्यान दो, ये NH2 को हमने ऐसे करके मेंशन कर दिया, ये NH2 कुछ इस तरीके से है। देखो जरा चेक करो, तो बच्चों एक कंपाउंड का OH और दूसरा कंपाउंड का H, मतलब एक मॉलिक्यूल का तो हमारे पास OH होगा और दूसरे मॉलिक्यूल का H होगा। ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा और दोनों आपस में एक दूसरे के साथ लिंक कर जाएंगे। ये बनेगा CH2 NH2 C डबल बॉन्ड O NH। चेक करो, C डबल बॉन्ड O NH, और ये CH CH3 COOH एज इट इज। अगर दो मॉलिक्यूल मिलकर सिंगल मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कर दें, दो मॉलिक्यूल मिलकर सिंगल मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर दे, उसे बोला जाएगा डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड, इसे डाइपेप्टाइड बोला जाएगा। अच्छा, डाइपेप्टाइड का नाम कैसे रखा जाएगा? जो दो मॉलिक्यूल के सिंबल थे ना, सिंबल जैसे ग्लाइसिन का ग्लाय, एलानाइन का एला, तो इसका नाम डाइपेप्टाइड का नाम इन्हीं के नाम पर रखा जाएगा। तो इसका नाम पता क्या हो जाएगा? ग्लाय एला। समझ में नहीं आया? तो ग्लाय एला, इसके ग्लाय और इसका एला। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फॉर्मेशन ऑफ डाइपेप्टाइड, फॉर्मेशन ऑफ डाइपेप्टाइड। ये हमने डाइपेप्टाइड की फॉर्मेशन करी। ठीक है, ये हो गया डाइपेप्टाइड। देखो ये वाली जो लिंकेज है, ये वाली लिंकेज चेक करिए, ये वाली जो लिंकेज है C डबल बॉन्ड O NH वाली लिंकेज, इस लिंकेज को बोलते हैं हम, ये लिंकेज जो कहलाएगी, ये लिंकेज कहलाएगी पेप्टाइड लिंकेज। इसे पेप्टाइड लिंकेज बोलेंगे हम। इसी अमाइड लिंकेज की बात कर रहे थे कि ये अमाइड लिंकेज फॉर्म हो रही है जिसे बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज या फिर पेप्टाइड बॉन्ड। यही लिंकेज है वो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH वाली लिंकेज। ठीक है नहीं, अगर एक कंपाउंड है ग्लाइसिन, दूसरा कंपाउंड है एलानाइन, आपस में कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन करने पर अमाइड लिंकेज फॉर्म हो रही है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? वो दो मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है तो वो कहलाएगा डाइपेप्टाइड। और जिन दो मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है, तो इस मॉलिक्यूल का सिंबल क्या है? ग्लाय, इस मॉलिक्यूल का सिंबल क्या है? एला, और दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? ग्लाय एला। इन दोनों डाइपेप्टाइड का नाम क्या होगा? ग्लाय एला। और डाइपेप्टाइड के अंदर कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे? एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा। चेक करिए, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH। ठीक है बच्चों, आसान लग रहा? मजा आ रहा है? अब ट्राइपेप्टाइड फॉर्मेशन करें, 3 पेप्टाइड लिंकेज, मतलब तीन अल्फा एमिनो एसिड लिंक करेंगे एक दूसरे के साथ, और जब 3 अल्फा एमिनो एसिड लिंक करेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है नहीं, तो उसके अंदर 2 पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएंगे और वो क्या कहलाएगा? ट्राइपेप्टाइड। तो ये हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ ट्राइपेप्टाइड। जैसे
3 अल्फा अमीनो एसिड ले लिया। पहला ले लिया ग्लाइसिन CH2 NH2 COOH, ठीक है। उसके बाद दूसरा ले लिया मैंने फिर से एलानाइन NH2 CH2 सॉरी NH2 CH3 COOH, और फिर से मैंने ग्लाइसिन ले लिया NH2 CH2 COOH। चेक करिए, ये ग्लाइसिन, ठीक है, ये एलानाइन और ये भी ग्लाइसिन, ठीक है, प्लस आएगा बीच में, ये भी ग्लाइसिन, ठीक है। चेक करो CO और इसका H, ठीक है, इसका CO और इसका H, ठीक है, अलग हो जाएगा। और देखो ये कंबाइन होंगे कुछ इस तरीके से, देखो ये बनेगा NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH, CH CH3, और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH। चेक करो, ये NH बन गया, ठीक है, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ CH2 COOH, ठीक है ना। देखो ये हमारे पास ग्लाइसिन एला और ग्लाइसिन मिलके है, तो इसका नाम क्या होगा, ये बन गया ट्राइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड। और ट्राइपेप्टाइड का नाम क्या होगा, ट्राइपेप्टाइड का नाम होगा ग्लाई एला ग्लाई, इसका नाम ये हो जाएगा। देखो जरा ध्यान दो, ग्लाई एला ग्लाई इसका नाम हो जाएगा। और कितने पेप्टाइड बॉन्ड है इसके अंदर, एक पेप्टाइड बॉन्ड तो ये रहा, ठीक है, एक पेप्टाइड बॉन्ड इसके अंदर ये रहा, इसके अंदर 2 पेप्टाइड बॉन्ड है, तो जिसके अंदर 2 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे उसे क्या बोलेंगे हम, उसे बोलेंगे ट्राइपेप्टाइड। मतलब 3 मॉलिक्यूल मिलकर आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तो कितने बॉन्ड होंगे, 2 बॉन्ड होंगे। 4 मॉलिक्यूल मिलेंगे तो कितने, उसे टेट्रापेप्टाइड बोलेंगे, है ना। और उसके अंदर बॉन्ड कितने होंगे, 3 बॉन्ड होंगे। 5 मिलेंगे पेंटा, 6 मिलेंगे हेक्सा, 7 मिलेंगे हेप्टा, 8 अल्फा एमिनो एसिड्स मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्टा, ठीक है नहीं। तो 9 मिलेंगे तो क्या नाम हो जाएगा, नोना, नोना, ठीक है नहीं। 10 मिलेंगे तो डेका, ठीक है नहीं। अच्छा 10 मिलेंगे तो 10, जब अल्फा एमिनो एसिड्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं तो उनके अंदर कितनी अमाइड लिंकेज होगी, 9। अगर 10 मॉलिक्यूल मिलेंगे तो अमाइड लिंकेज कितनी होगी, 9, ठीक है नहीं। और बच्चों अगर ऐसा हमारे पास अल्फा एमिनो एसिड्स अगर 10 से ऊपर हो जाएं और 10 से ऊपर मिलकर अल्फा एमिनो एसिड्स एक मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कर दें, उस मॉलिक्यूल को बोलते हैं बच्चों पॉलीपेप्टाइड, ठीक है नहीं। अगर 10 से ऊपर के मॉलिक्यूल्स अल्फा एमिनो एसिड्स के लिंक करते हैं एक दूसरे के साथ और एक बड़ा मोनोमेरिक, एक बड़ा आपके पास पॉलीमर फॉर्म कर रहे हैं, उसे बोलेंगे हम पॉलीपेप्टाइड, उसे पॉलीपेप्टाइड बोला जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ऐसा हमारे पास मॉलिक्यूल जिसके अंदर 100 से ऊपर के अल्फा एमिनो एसिड्स मौजूद हो, ध्यान से सुनो बच्चों बात, ऐसा हमारे पास मॉलिक्यूल जिसके अंदर 100 से ऊपर के अल्फा एमिनो एसिड्स मौजूद हो, 100 से ऊपर, मोर देन 100, जिसका मॉलिक्यूलर मास 10,000 से ऊपर हो, ठीक है नहीं, जिसका मॉलिक्यूलर मास 10,000 यूनिट से ज्यादा हो, ऐसा मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, वो मॉलिक्यूल कहलाएगा हमारा प्रोटीन। बन गया हमारा प्रोटीन, फाइनली आ गए हम प्रोटीन पे। सर प्रोटीन कहाँ था, ये आ गया प्रोटीन, ठीक है नहीं। बच्चा खोएवा सर अल्फा एमिनो एसिड पढ़ाए जा रहे बार बार, प्रोटीन आ ही नहीं रहा है, प्रोटीन कहाँ है, आ गया प्रोटीन। ऐसा पॉलीमर जिसके अंदर 10 से ऊपर के अल्फा एमिनो एसिड, 100 से ऊपर के अल्फा एमिनो एसिड्स मौजूद हों, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, वो दे आर नोन एज प्रोटीन, ठीक है। आई बात समझ में, मजा आया सुन के बात। सर ने पूरी कहानी बता दी, ये प्रोटीन लिख रखा ऊपर, छाप रखा प्रोटीन, ये प्रोटीन के बारे में नहीं बताया सर ने, बता दिया। बच्चों पेशेंस रखो, आएगा, सब चीज आएगी, सारी चीजें बताई जाएंगी। क्लियर है यहां तक, पता लगा प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन बच्चों देखो जरा ध्यान दो, तो ऐसा पॉलीमर, ध्यान देना जरा, तो पॉलीपेप्टाइड, पॉलीमर ही बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड को, है ना, नाराज होने वाली कोई बात नहीं है, पॉलीमर ही बोला जाता है, ठीक है नहीं। तो पॉलीपेप्टाइड विच कंटेन्स, जिसके अंदर 100 से ऊपर के अल्फा एमिनो एसिड्स मौजूद हो, विच कंटेन्स मोर देन 100 एमिनो एसिड्स, 100 एमिनो एसिड्स, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ molecular mass
more than 10,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स से बड़ा होगा, दैट पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड, उस पॉलीपेप्टाइड को क्या बोलेंगे? दैट पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड प्रोटीन, उसे हम प्रोटीन बोलेंगे। ठीक है, सबसे फीवर जो प्रोटीन होता है, ठीक है नहीं, तो फीवर प्रोटीन, ध्यान से बात सुनना, फीवर प्रोटीन वीक प्रोटीन बोलते हैं, फीवर का मतलब वीक प्रोटीन है ना। फीवर प्रोटीन विच कंटेन्स 51 अल्फा एमिनो एसिड्स, जिसके अंदर 51 एमिनो एसिड्स होंगे, उसे क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड इंसुलिन, उसे इंसुलिन बोलेंगे, उसका नाम है इंसुलिन। नाम याद रखना, इसके अंदर 51 अल्फा एमिनो एसिड्स मौजूद होते हैं, 51 अल्फा एमिनो एसिड्स मौजूद होंगे, वो फीवर जो प्रोटीन होगा उसे बोलेंगे हम इंसुलिन। बताइए बच्चों, आया समझ में? ठीक है, क्लियर है, आ रहा समझ में? प्रोटीन आ गया फाइनली। प्रोटीन होता क्या है? प्रोटीन होता है सर अल्फा एमिनो एसिड्स अगर हमारे पास 100 से ऊपर हो, मोर देन 100 अल्फा एमिनो एसिड्स, अगर 100 से ऊपर के अल्फा एमिनो एसिड्स हो जिसका मॉलिक्यूलर मास 10,000 से ऊपर हो, तो ऐसा हमारे पास पॉलीपेप्टाइड क्या बोला जाएगा? ऐसा पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे प्रोटीन। आया समझ में? क्लियर है? बढ़िया लग रहा? अब आ रहा ना समझ में? बढ़िया वाला। चलिए, ध्यान देना पड़ेगा, एक एक चीज को नोट करनी पड़ेगी, एक एक चीज को नोट करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे बच्चों स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर और शेप ऑफ प्रोटीन कैसा होता है, ध्यान देंगे सब बच्चे। नेक्स्ट हो जाएगा स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, जो स्ट्रक्चर और शेप ऑफ प्रोटीन है ये हमारे पास क्लासिफाइड है एज, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटनरी के बेसिस पे। ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटनरी के बेसिस पे क्लासिफाई हुई हुई है इनकी शेप और स्ट्रक्चर। ठीक है नहीं, तो ये हो गया क्लासिफाइड एज, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटनरी। ठीक है नहीं, एंड क्वाटनरी एंड क्वाटनरी। बताइए, ठीक है। अच्छा, हर एक जो आपके पास जो बड़ा हमारे पास ग्रुप होगा, ठीक है, जैसे प्राइमरी से हम आगे चले गए, सेकेंडरी आ गया, हमारे पास वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। ठीक है नहीं, तो ईच डिग्री ऑफ स्ट्रक्चर विल बी मोर कॉम्प्लेक्स देन द प्रीवियस वन, पिछली वाली से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा देन द प्रीवियस वन। हर एक डिग्री जो स्ट्रक्चर होगा प्रोटीन का वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। मतलब अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी प्राइमरी से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, टर्शरी की बात करेंगे टर्शरी सेकेंडरी से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, क्वाटनरी की बात करेंगे क्वाटनरी टर्शरी से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है ना। अब बच्चे सोच रहे हैं अरे सॉरी कितनी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई इसके अंदर। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा आसान है। देखते रहो तुम, अगले 15 मिनट में मेरे को ये ना कह दो सर ये तो बड़ा आसान है, मजा आ गया देखकर। देखो उधर चेक करें, सबसे पहले पढ़ेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ध्यान देंगे जरा, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अरे बच्चों बहुत आसान है, हमारी केमिस्ट्री बहुत आसान है, समझाने वाला आना चाहिए बस। ठीक है नहीं, तो अगर समझाने वाला मिल जाए और एग्जाम्पल बढ़िया बढ़िया से मिल जाए तो कुछ नहीं है, हर चीज आसान है। केमिस्ट्री तो छोड़ो, हर चीज आसान है, बस आपको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल पता होना चाहिए। ठीक है नहीं, हमारी पूरी केमिस्ट्री जो है ना इमेजिनेशन स्किल के ऊपर बेस है। अगर आपने इमेजिन कर लिया तो सब चीज समझ में आ जाएगी, और सामने खड़ा जो टीचर है वो भी आपको इमेजिन करवा दे वही चीज को। अगर मैं आपको इमेजिन करवा दूं किसी चीज को तो ये कोई भी पर्टिकुलर चीज समझनी बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है नहीं, मतलब आपको इमेजिन करना आना चाहिए, और सामने खड़े टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपको इमेजिन करवाना, जब भी कोई चीज समझ में आती है, वरना कोई चीज जल्दी से समझ में नहीं आती।
ठीक है नहीं, आपको इमेजिनेशन स्किल बनानी पड़ेगी अपने अंदर, और मुझे आपके अंदर वो डेवलप करनी है। अगर आपके अंदर वो इमेजिनेशन स्किल बन गई, हो गया, बस यही तो चाहिए था हमें, और क्या चाहिए था। थोड़ा टॉपिक से भी रिलेटेड बात कर लें, है ना, प्रोटीन तो खत्म हो जाएगा हमारा। चलिए प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, आपने देखा था हमारे अल्फा एमिनो एसिड्स कनेक्टेड थे सीरीज में, है ना, तो हमारे पास ऐसे अल्फा एमिनो एसिड जो कनेक्टेड होंगे सीरीज में थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड, एक पेप्टाइड बॉन्ड, दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड, तीसरा पेप्टाइड बॉन्ड, चौथा पेप्टाइड बॉन्ड, और कनेक्टेड होंगे सीरीज में, ठीक है। अच्छा, हर एक सीरीज जो पैटर्न का होगा वो उसका एक परफेक्ट सीक्वेंस होगा। सीक्वेंस का मतलब पहले ग्लाय एला, ग्लाय एला, ग्लाय एला, है ना, ऐसा होगा। और ये भी हो सकता है ग्लाय वेलाइन, ग्लाय वेलाइन, ग्लाय वेलाइन, मतलब वेलाइन का मतलब वेल, ग्लाय वेल, ग्लाय वेल, ग्लाय वेल, और ये भी हो सकता है कोई तीसरा आ जाए, तो सीक्वेंस ऑफ सीरीज बदलती चली जाएगी, लेकिन कनेक्टेड रहेंगे सीरीज में सारे के सारे, ठीक है नहीं। तो ये हो जाएगा, हम ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिख रहे, मैं सिंपल सा आपको बता देता हूं। अगर एक प्रोटीन है ए अल्फा एमिनो एसिड, सॉरी एक अल्फा एमिनो एसिड है ए, ये हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा बी वाले के साथ, ये दूसरा अल्फा एमिनो एसिड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा तीसरे वाले के साथ, ये बना रहा है चौथे वाले के साथ, और ये बना रहा है पांचवें वाले के साथ, ठीक है, और ऐसे बढ़ता चला जाएगा, लेकिन इसी सीक्वेंस में रहेगा, ठीक है। इस सीक्वेंस ऑफ सीरीज को क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है नहीं। तो इस सीक्वेंस ऑफ सीरीज को बोला जाएगा, देखो जरा ध्यान दो, सीक्वेंस, दिस सीक्वेंस ऑफ सीरीज इन विच each alpha amino acid is connected with other alpha amino acid through a peptide bond, इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होगा, और इस सीक्वेंस ऑफ सीरीज को क्या बोला जाएगा, दिस सीक्वेंस ऑफ सीरीज इज नोन एज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इसे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोला जाएगा। आसान है, क्लियर है यहां तक, बताओ कोई दिक्कत। एक अल्फा एमिनो एसिड कनेक्ट होते चले जाएंगे सीरीज में, और सारे के सारे सिंगल चेन में होंगे, ये चेन स्ट्रक्चर है हमारा पूरा का पूरा, ब्रांच नहीं होगी इसके अंदर, तो ये कहलाएगा हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है बच्चों, क्लियर है। प्राइमरी स्ट्रक्चर इरेज कर दें, अरे सर पूछने से पहले इरेज कर दिया आपने, तो पॉज कर लो, बैक कर लो, देख लो, बैक कर लो, देख लो, पॉज कर लो, उतार लीजिए, बात करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ध्यान देंगे, तेज तो नहीं चल रहा, आराम से पढ़ा रहा ना, ठीक है। मन की बातें मुझे सुनाई दे रही है, आपके मन में क्या चल रहा है, चलिए देखेंगे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हमारे पास बच्चों ये दो तरीके में डिवाइडेड होगा। पहला होगा हमारे पास अल्फा हेलिक्स, ये कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स, यहां लिख देते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स, इट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स, ये हमारा दो तरीके का होगा। तेज तो नहीं चल रहा ना बच्चों, पक्का, चलो दो तरीके के होंगे, पहला होगा अल्फा हेलिक्स और दूसरा होगा बीटा प्लीटेड शीट। पहला अल्फा हेलिक्स और दूसरा होगा बीटा प्लीटेड शीट। अब बच्चों अल्फा हेलिक्स क्या होता है, ध्यान देना जरा। मान लीजिए सपोज कीजिए एक स्प्रिंग लिया मैंने, एक स्प्रिंग का एक एंड तो मैंने आपको दे दिया और दूसरा एंड मैंने अपने पास खींचा और उसे मैंने खींच दो, स्ट्रेच कर लूं। अगर उसी स्प्रिंग का एक एंड आपके हाथ में दे दिया जाए, दूसरा एंड मेरे हाथ में, और उसे खींच दिया जाए, तो क्या होगा बच्चों, देखो ऐसी शेप बनेगी आपके पास, ऐसी, अरे वाह, है ना, ऐसी शेप बनेगी। अब देखो जरा ध्यान दो बच्चों, अगर हमारे पास ऐसी पॉलीपेप्टाइड चेंज हो जिसमें देखना, और अच्छा बच्चों ये इसी तरीके से रहेगा जैसे राइट हैंड स्क्रू को टाइट करते हैं, राइट हैंड से स्क्रू को टाइट किया जाता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से सीधे हाथ से किसी स्क्रू को टाइट करते हैं, कैसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, ये देखो ये छल्ले से बना दिए, है ना। अच्छा देखो जरा ध्यान दो, एक जो हमारे पास कर्व होगा, इस कर्व में अमाइड लिंकेज, मतलब एक इस कर्व में कार्बोनिल बॉन्ड है हमारे पास, C डबल बॉन्ड O, और दूसरे वाले में अमाइड होगा NH, तो ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे,
ठीक है ना। ये आपस में एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। देखो जरा ध्यान दो, अब ये इसमें भी हमारे पास ऐसा होगा, ये भी आपस में क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। मतलब इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होगी। और बच्चों देखो जरा ध्यान दो, ये हेलिक्स शेप में होगा, ठीक है, इसे हेलिकल शेप बोलते हैं, हेलिकल शेप, ठीक है, हेलिक्स शेप में होगा। जैसे राइट हैंड से स्क्रू हम टाइट करते हैं, जैसे राइट हैंड से स्क्रू को टाइट किया जाता है। एक कर्व पे हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, दूसरे पे अमाइड है, आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो रही है, हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। देखो H और O के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और अमाइड लिंकेज तो है ही इसके अंदर अमाइड लिंकेज तो होगी। तो अगर हेलिकल शेप आ जाए तो क्या बन जाएगा, हमारे पास अल्फा हेलिक्स बन जाएगा, ठीक है नहीं। और बीटा प्लेटेड शीट क्या होगा, देखो जरा मान लो सपोज करो एक हमारे पास ये पॉलीपेप्टाइड चेन चल रही है, ये चल रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है नहीं। और एक इसके नीचे पैरेलली एक और पॉलीपेप्टाइड चेन चल रही है। देखो अमाइड लिंकेज होगा इसके अंदर, देखो ये होगा हमारे पास C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH, कुछ इस तरीके से, है ना, होगा नहीं होगा। और बिल्कुल ऐसे ही देखो जरा ध्यान दो, ये आगे जाके एक और अमाइड बॉन्ड आएगा। मतलब देखो मैंने आपको बनाया था ना, भी स्ट्रक्चर बनाया था, एक और आएगी इसके अंदर अमाइड लिंकेज C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH, आगे जाके फिर आएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH, ठीक है नहीं। और देखो इसमें भी ऐसे ही बनेगा हमारे पास, देखो चेक करिए, तो ये होगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH, आगे जाके आएगा देखो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH, और फिर आगे इसमें भी देखो ऐसे ही होगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH, ठीक है नहीं। देखो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन ये शीट की फॉर्म में होगा, ये शीट की फॉर्म में होगा, ये हेलिकल शेप होगा, ठीक है। देखो इसमें पैरेलली जा रहे हैं, ये पैरेलली, देखो एक चेन ऊपर चल रही है, दूसरी चेन नीचे चल रही है, और अमाइड लिंकेज के थ्रू चेन चलती जा रही है, और इनके बीच में आपस में कनेक्टिविटी हो रही है हाइड्रोजन बॉन्ड की भी। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड भी फॉर्म हो रहा है, एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी हो रही है, तो ये क्या बन जाएगा, बीटा प्लेटेड शीट बन जाएगा, ठीक है ना। बढ़िया है, आसान है ना। देखो बीटा प्लेटेड शीट क्या होता है, आपके पास शीट लाइक स्ट्रक्चर है, एक ही प्लेन पे है, एक सिंगल प्लेन पे है, ये सारे के सारे सिंगल प्लेन पे है, हाइड्रोजन बॉन्ड इन्वॉल्व है, और देखो पॉलीपेप्टाइड चेन पैरेलली चल रही है, ये देखो पॉलीपेप्टाइड चेन पैरेलली चल रही, पॉलीपेप्टाइड चेन पैरेलली चल रही, और आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी हो रही है हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्टिविटी हो जाए, शीट लाइक स्ट्रक्चर बन जाए एक ही प्लेन पे, तो वो होगा बीटा प्लेटेड शीट, ठीक है नहीं। और अगर हेलिकल शेप बन जाए, ठीक है नहीं, जिसमें एक कर्व से दूसरे कर्व में अमाइड लिंकेज तो है ही, साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड की और लिंकेज हो जाए हाइड्रोजन बॉन्ड की, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा अल्फा हेलिक्स। और दोनों स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं हमारे पास, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर है आसान, है ना। शेप याद रखनी है, बॉन्डिंग याद रखनी है। ये किसके थ्रू हुई, ये हुई हमारे राइट हैंड स्क्रू के अकॉर्डिंग। ये किसके थ्रू हुई, ये शीट के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर, पॉलीपेप्टाइड चेन पैरेलली चल रही है, अचानक से इनके बीच में क्या आ जाए, हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाए, तो इस तरीके से हमारे पास ये हो जाएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। मेंशन करिए, पॉज करिए वीडियो, क्लियर है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर आ जाए टर्शरी स्ट्रक्चर पे, चलिए बढ़िया लग रहा है बच्चों, मजा आ रहा है समझ में एकदम से, बस यही तो चाहिए था बच्चों। बच्चों पढ़ लो, है ना, क्योंकि सारा दिन भर मोबाइल में लगे रहना, पबजी या क्या बोलते हैं फ्री फायर, या पता नहीं किस किस चीज़ में लगे रहते हो, कुछ नहीं रखा बच्चों, सब मोह माया है, सब मोह माया है, ठीक है नहीं। बाकी सब कुछ यही है जो जीवन का आधार, केमिस्ट्री यही है सब कुछ जो है, बाकी तो सब चीज़ मोह माया है, ठीक है नहीं। तो सब मोह माया, बाकी यही है सब चीज़ें, हमारा जीवन ही यही है। 2 महीने बाद, 2 महीने भाई कहाँ रह गए, 1 महीने बाद, 1-1.5 महीने बाद आपका पेपर है, केमिस्ट्री का ही बोर्ड का पेपर है, लग जाओ बस, अब तो समर्पित कर दो अपने आप को पूरी तरीके से, ठीक है। अरे सर इतनी बड़ी वीडियो बना दी, कैसे देखेंगे इतनी बड़ी वीडियो। बच्चों पढ़ाने वाला घबरा नहीं रहा, देखने वाले घबरा रहे हैं, कोई नहीं घबराना, ठीक है नहीं। पूरी वीडियो देखनी है, नोट्स बनाने हैं, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, पूछिए एक बार जाके कि सर ये चीज़ बताओ ज़रा दोबारा से, बताई जाएगी,
ठीक है नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। एक बार हाथ पकड़ लिया आखिरी दम तक नहीं छोड़ेंगे साथ, ठीक है नहीं नहीं वो वाला नहीं, ये वाला हाथ है ना, वो वाला नहीं। टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जरा ध्यान देंगे। टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होगा बच्चों? ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू सब ग्रुप्स, इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू सब ग्रुप्स। ये दो सब ग्रुप्स में डिवाइडेड है। चेक करेंगे, पहला हो जाएगा हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन, और दूसरा हो जाएगा हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, तो बच्चों अगर पॉलीपेप्टाइड चेन पैरेलली चल रही है, व्हेन द पॉलीपेप्टाइड चेन रन्स पैरेलल, पैरेलली चल रही है, और पैरेलली चलने के बाद आपके पास इनके अंदर क्या बोलते हैं, एक तो डाइसल्फाइड लिंकेज आ जाए और हाइड्रोजन बॉन्ड की लिंकेज आ जाए, ठीक है नहीं, तो वो अराइज करेंगे फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है नहीं। तो डेफिनेशन लिख देते हैं, व्हेन द, ये इंपॉर्टेंट बच्चों एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, व्हेन द पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन रन्स पैरेलल, runs parallel to give coil around the structure, to give coil around the structure through hydrogen bond and disulfide bond, और इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होगी, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है, अराइज करेगा फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन का एग्जांपल कौन सा हो जाएगा बच्चों? फाइब्रस प्रोटीन एक तो हो जाएगा हमारे पास मायोसिन, MYOSIN, अगर नहीं दिखाई दे रहा हो, ठीक है नहीं, मैं स्पेलिंग बता देता हूं, MYOSIN। मायोसिन मौजूद होता है मसल्स के अंदर, ये मसल्स के अंदर मौजूद होता है हमारे पास। और एक होता है किराटिन, KERATIN, ये मौजूद होता है हमारे पास हेयर के अंदर, है ना, हेयर के अंदर मौजूद है, नेल्स के अंदर मौजूद है, वूल के अंदर मौजूद है। तो केराटिन कहाँ मौजूद होता है? केराटिन हमारे पास मौजूद होता है नेल्स के अंदर, है ना, ये मौजूद होगा हमारे पास हेयर के अंदर, वूल के अंदर। मायोसिन मौजूद होगा हमारे मसल्स के अंदर, ठीक है। नहीं दिखाई दे रहा, मैं स्पेलिंग बोल देता हूँ दोबारा से, MYOSIN, केराटिन KERATIN। बच्चों ये आर है, थोड़ा स्टाइल में है, ठीक है, KERATIN, ठीक है। और ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होगा बच्चों? अगर ग्लोब्यूल्स फॉर्म हो जाए हमारे पास, ग्लोब्यूल्स फॉर्म होने का मतलब क्या है कि हमारे पास कुछ इस तरीके से शेप आ जाए, देखो जरा ध्यान दो, इस तरीके से ग्लोब्यूल्स अगर फॉर्म हो जाए, ठीक है नहीं, अगर हमारे पास ग्लोब्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं, इसे ग्लोब्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ग्लोब्यूल्स फॉर्म हो जाए हमारे पास और इनके बीच में कौन कौन सी फोर्स मौजूद हो, देखो जरा ध्यान दो, इनके बीच में अमाइड लिंकेज भी हो, अमाइड लिंकेज भी हो सकती है, अमाइड लिंकेज तो है ही, अमाइड लिंकेज होगी जब तो प्रोटीन बनेगा हमारे पास, है ना। अमाइड लिंकेज लिख देता हूं मैं। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे पिछले वाले में भी थे, इसके में भी है, कौन सा? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होगा, देखो इसके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड है, इसके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड है, इसके अंदर भी डाइसल्फाइड बॉन्ड हो सकता है। इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होगी, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वही आयनिक चार्ज वाली, है ना, एक कैटायन एक एनायन, दोनों के बीच में अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसका दूसरा नाम होता है कोलम्बिक फोर्स, है ना। और इसके अंदर वंडरवॉल फोर्स भी होगी, वंडरवॉल फोर्स भी हो सकती है, वंडरवॉल फोर्स। तो ये सारी की सारी हमारे पास लिंकेजेस मौजूद होंगी ग्लोबुलर प्रोटीन में, और इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, देखो जरा ग्लोब्यूल्स फॉर्म होंगे, ठीक है। देखो ऐसे कनेक्टिविटी आएगी इनमें, ऐसे कनेक्टिविटी आएगी, ठीक है नहीं, ये कनेक्शन होता चला जाएगा, एक यहाँ पर मौजूद होगा, एक यहाँ पर मौजूद होगा, एक सल्फर यहाँ मौजूद होगा, एक सल्फर यहाँ मौजूद होगा, बीच में क्या आ जाएगी? सल्फाइड लिंकेज आ जाएगी इनके बीच में, है ना। तो ये बन जाएगा हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन। आया समझ में?
ग्लोब्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं, इसके अंदर क्या हो रहा है, पॉलीपेप्टाइड चेन पैरेलली चल रही है और पैरेलली चलने के बाद कॉइल बन जाएंगी, कॉइल बनने के बाद एक हमारे पास अराउंड स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसे क्या, और उसके अंदर कौन सा होंगे, डाइसल्फाइड लिंकेज होंगी और हाइड्रोजन लिंकेज होंगी, वो फाइब्रस प्रोटीन अराइज करेगा। इसके अंदर ग्लोब्यूल्स बनते हैं, ठीक है नहीं, कौन कौन सी लिंकेज मौजूद होंगी, अमाइड लिंकेज, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होगी, डाइसल्फाइड बॉन्ड मौजूद होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मौजूद होगा, वंडरवॉल फोर्स मौजूद होगा, ये अराइज करेगा हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन को, और दोनों मिलके क्या बन जाएगा, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्लियर है बच्चों, ये जो टॉपिक चल रहा है ना, स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्रोटीन, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 100% एग्जाम में इसके ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आना है, 100% गारंटी के साथ एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको, ठीक है नहीं, आपको बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, बोर्ड तो छोड़ दो, कंपटीशन के अंदर भी एक क्वेश्चन पक्का आता है इसके अंदर से, एक क्वेश्चन तो बनेगा बनेगा, ठीक है ना। इसके बाद हो जाएगा बच्चों हमारे पास क्वाटनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, चौथा हो जाएगा सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स, क्वाटनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। बच्चों हमारे पास जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स थी, जैसे एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये रही, चेक करो, एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये रही, ठीक है, इनके बीच में अपनी लिंकेज, इनके बीच में अपनी लिंकेज, इनके बीच में अपनी लिंकेज, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दूसरी लिंकेज होगी, है ना, तो देखो इनके बीच में अपनी लिंकेज है ना, और बच्चों इसी के दौरान एक और पॉलीपेप्टाइड चेंज आ जाएगी, देखो जरा ध्यान दो, एक और पॉलीपेप्टाइड चेंज आ गई, एक और पॉलीपेप्टाइड चेंज, है ना, और इसी से कनेक्शन कर जाएगी एक और पॉलीपेप्टाइड चेन। मतलब अगर आपके पास एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे से लिंक कर जाए, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेंज, व्हेन मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेंज लिंक्ड विद ईच अदर, एक दूसरे से लिंक कर जाए और उसके अंदर सारी की सारी तरीके की बॉन्डिंग मौजूद हो, अमाइड भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी, डाइसल्फाइड भी, वंडरवॉल भी, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड भी, सारी की सारी लिंकेज मौजूद हो, वो अराइज करेगी क्वाटनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देखो आपको लग रहा होगा कि ये क्वाटनरी स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ईच डिग्री ऑफ प्रोटीन विल बी मोर कॉम्प्लेक्स देन द प्रीवियस वन, पिछली वाली से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। क्वाटनरी देखो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी शो कर रही है, टर्शरी कम कर रही थी, सेकेंडरी और कम कर रही थी, और प्राइमरी सबसे कम कर रही थी। प्राइमरी तो सिंगल चेन थी बस, और कुछ नहीं था, अमाइड लिंकेज थी उसके अंदर, और कुछ भी नहीं था। एक अल्फा अमीनो एसिड दूसरे अल्फा अमीनो एसिड के साथ कनेक्ट होता चला जा रहा है, और क्या बन रहा था, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बन रहा था। आया समझ में बच्चों? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, लिंकेजेस याद रख लेना उनके बीच में। देखो एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये लिंक कर रहा है दूसरे पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ, ये लिंक कर रहा है तीसरे पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ, अराइज करेगा किसको, ये अराइज कर रहा है क्वाटनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को। क्लियर? 100% एक क्वेश्चन मिलना है इसमें से आपको। प्रोटीन के अंदर लास्ट टॉपिक हो जाएगा हमारा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। बच्चों अब डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है? बच्चों अगर किसी भी प्रोटीन के अंदर कोई भी फिजिकल चेंज कर दिया जाए, फिजिकल चेंज कर दिया जाए, फिजिकल चेंज का मतलब टेम्परेचर चेंज कर दो। किसी भी प्रोटीन के अंदर अगर फिजिकल चेंज कर दिया जाए, फिजिकल चेंज का मतलब चेंज इन टेम्परेचर कर दिया जाए, चेंज इन टेम्परेचर, या फिर हम उसके अंदर केमिकल चेंज कर देते हैं, कोई सब्सटेंस ऐड कर दो या कोई सब्सटेंस रिमूव कर दो, उसे केमिकल चेंज बोला जाता है। मतलब चेंज कर दें पीएच में, चेंज इन पीएच, ठीक है। तो जब प्रोटीन अपने नेटिव फॉर्म में हो और उसके अंदर कोई चेंज कर दिया जाए, या तो फिजिकल चेंज या फिर केमिकल चेंज, ठीक है, तो प्रोटीन अपना बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लूज कर देता है, उसे ही बोलते हैं हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। मैं डेफिनेशन दूं, व्हेन अ प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म, इन इट्स नेटिव फॉर्म is subjected to any physical change। फिजिकल चेंज का मतलब चेंज इन टेम्परेचर, जैसे ऊपर लिख दिया मैंने, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, या फिर उसके अंदर हो जाए केमिकल चेंज, देन
इट लूजेज इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ये अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज कर देंगे, इट लूजेज इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। और अगर एक प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज कर दे उसे ही बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, इट इज नोन एज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। एग्जांपल दूं बच्चों, एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास कोएगुलेशन ऑफ एग वाइट, कोएगुलेशन ऑफ एग वाइट मतलब समझिए, अगर हम एग को उबाल के खाते हैं और उबाल के खाने पर उसके अंदर प्रोटीन जो होता है वो अपने नेटिव फॉर्म में होता है, लेकिन अगर उसी एग वाइट को अगर हमने आमलेट की फॉर्म में खाया तो वो प्रोटीन के अंदर हमने क्या कर दिया, हमने उसे टेम्परेचर चेंज कर दिया उसका, और जैसे ही टेम्परेचर चेंज किया जाएगा उसका प्रोटीन लूज हो जाएगा। अगर एग को अगर हम उबाल के खा रहे हैं वो प्रोटीन हमारे पास बाकायदा अपना रोल प्ले कर रहा है, लेकिन अगर उसी प्रोटीन को अगर हमने उसी एग को हमने कैसे खाया, हमने उसको आमलेट बना के खाया तो वो प्रोटीन अपना लूज कर चुका है। ठीक है, तो कोएगुलेशन ऑफ एग वाइट। दूसरा एग्जांपल हो जाएगा कर्डलिंग ऑफ मिल्क, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। कर्डलिंग ऑफ मिल्क के अंदर अगर किसी भी मिल्क के अंदर से अगर हमने उसकी बटर निकाल दिया, उसका जितना भी सारा का सारा बटर वाला पार्ट निकाल दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है उसकी लूज, और बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज हो गई तो उसका प्रोटीन क्या हो जाएगा हमारे पास, उसका खत्म हो जाएगा सारा का सारा। ठीक है नहीं, अगर हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कर रहे हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर बिल्कुल खत्म हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ बचता कौन है, प्राइमरी स्ट्रक्चर बचता है। मतलब हम हीट कर रहे हैं, मतलब टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं, या फिर हमने उसके अंदर किसी सब्सटेंस को ऐड कर दिया या रिमूव करवा दिया। जितनी भी सारी के सारी उसके अंदर ग्लोब्यूल्स फॉर्म हुए हुए थे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अनफोल्ड हो जाएंगे। ठीक है नहीं, ग्लोब्यूल्स हमारे पास अनफोल्ड हो जाएंगे, हेलिक्स जो हो जाएंगे वो अनकॉइल्ड हो जाएंगे, और वो क्या बन जाएगा हमारे पास, वो कहलाएगा हमारे पास डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है नहीं, तो ड्यूरिंग दिस डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन के दौरान, ड्यूरिंग दिस डीनेचुरेशन ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड, ग्लोब्यूल्स क्या हो गए हमारे, अनफोल्ड हो गए, अनफोल्ड। ठीक है, हेलिक्स गॉट अनकॉइल्ड, हेलिक्स हमारे अनकॉइल्ड हो जाएंगे, है ना, हेलिक्स गॉट अनकॉइल्ड, है ना। ऑल सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर्स, सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर्स, जितने भी सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर्स होंगे वो सब के सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, गेट डिस्ट्रॉयड। ओनली प्राइमरी स्ट्रक्चर विल लेफ्ट। ठीक है नहीं, whereas primary structure will left behind, primary structure will left behind, प्राइमरी स्ट्रक्चर बचेगा सिर्फ। ठीक है नहीं, तो इसे ही बोलेंगे हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, दिस इज नोन एज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन खत्म हो गया प्रोटीन। कैसा लगा, आसान था ना बच्चों। जिसने वीडियो पूरी देखी है ना, मैं उसको श्योरिटी के साथ कह सकता हूं उसे और कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको यही चीज मिल रही है सारी की सारी, घर बैठे बैठे सारी चीज मिल रही है, आपको और कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप पूरी वीडियो देखिए और मुझे बताइए, कोई पॉइंट अगर आपका किसी और के नोट्स में अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाए तो मुझे बता देना कि सर ये एक्स्ट्रा पॉइंट था। ठीक है नहीं, तो बच्चों ये हमारे पास प्रोटीन पूरा का पूरा खत्म। होप सो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, और अगर बच्चों आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और उनके साथ भी शेयर करो जिनको बच्चों अपने ट्यूशन्स में, ट्यूशन के लिए जाने के बारे में जो बच्चे सोचते हैं और जा नहीं पा रहे, उनको शेयर करो। ठीक है नहीं, ये जो मेरा YouTube बनाने का मेन मकसद है वो ये है कि उनको एजुकेशन देनी, जो बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन कैसे ना कैसे करके उसे एजुकेशन मिल नहीं पा रही किसी भी रीजन की वजह से, कोई भी रीजन हो, तो मैं उन तक पहुंचना चाह रहा हूं। ठीक है, मेरा मकसद यही है, और मैं अपने मकसद में आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहूंगा। ठीक है नहीं, आपकी हेल्प ये चाहूंगा कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और कोई प्रॉब्लम आ रही है अगर आपको तो कमेंट सेक्शन में जाओ और मेरे से पूछो प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं दूंगा आपको। ठीक है बच्चों, उतार लीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।